नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। शनिवार को शीतकालीन सत्र आखिरी दिन की कार्यवाही पूरी हुई। इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने अनिश्चितकाल के लिए सदन को स्थगित कर दिया। 4 दिनों तक चले इस शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश विधानसभा की कार्य उत्पादकता 106% रही है। यह अन्य राज्यों के लिए भी एक बड़ा उदाहरण है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच कई विषय पर खूब गहमा गहमी भी देखी गई। बावजूद इसके सदन ने इतिहास कायम किया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि शीतकालीन सत्र में कुल 4 बैठकें हुई। पहले दिन नेवा ऐप का शुभारंभ किया गया। विधानसभा का सारा काम इसी ऐप के जरिए होगा। पहले ही मेरे प्रयास रहे कि जो भी विषय इस माननीय सदन में, चाहे वो सत्ता पक्ष से आए चाहे विपक्ष से आए, उन सभी विषयों के ऊपर चर्चा हो। और मैंने अपने प्रयासों के माध्यम से वो चर्चा भी यहाँ करवाई। आपको प्रसन्नता होगी और आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को प्रसन्नता होगी कि इन 4 दिनों में जो विधानसभा का अलॉटेड टाइम था उससे ज़्यादा हमने काम किया और हमारी जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो 106% रही। 4 दिनों के सत्र में हमने हर दिन 5 बजे तक तो सभा चलाई, लेकिन बीच में विधानसभा का सत्र एक्सटेंड भी हुआ 7 बजे 7:30 बजे तक। तो टोटल productivity of the Vidhan Himachal Vidhan Sabha in winter session is nearly 106%, which is a matter of credit to the Vidhan Sabha Secretariat and to the Himachal Pradesh also. I am grateful to the members of the Honorable House, both sides, as I said. विधानसभा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विरोध जताते हुए दूसरी बार विपक्ष सदन से बाहर निकल आया। सत्ता पक्ष के विधायक चंद्रशेखर की ओर से नियम 130 के तहत लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए विधानसभा के अंदर हंगामा हो गया। ये प्रस्ताव केंद्र सरकार से पीडीएनए और अन्य मदों के अंतर्गत मदद को लेकर लाया गया था। चर्चा के दौरान जब विपक्ष की ओर से विपिन सिंह परमार के बाद मंत्री जगत सिंह नेगी ने अपना वक्तव्य रखा तो विपक्ष ने उनके वक्तव्य को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। इस दौरान जगत सिंह नेगी की ओर से प्रस्ताव की भाषा बदले जाने और केंद्र सरकार को लेकर की गई टिप्पणी पर विपक्ष भड़क गया। इसके बाद विपक्षी मंत्री और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गया। सार्थक चर्चा यहाँ पर हो रही थी जिसमें हम पूरा सहयोग दे रहे थे। उसको एक तरह से जो वातावरण खराब करने की दृष्टि से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया तो उन्होंने किया। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से हम सब सदस्यों ने उचित समझा कि इस बकवास को बेवजह नहीं सुना जा सकता है। विधानसभा के अंदर या नियमों के मुताबिक चर्चा होनी चाहिए और वो जब मर्जी उठ करके चर्चा में हर कुछ बोलना शुरू कर देते हैं और मुझे लगा कि ये उचित नहीं है। सभी सदस्यों ने कहा कि हम सदन से बाहर वॉकआउट करेंगे। मात्र 4 दिन का सत्र, आज तक का शायद संभवतः ये सबसे छोटा सत्र है जिसमें सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी बनती थी कि इस चर्चा को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कंक्लूड करने की दिशा में आगे बढ़े। मुख्यमंत्री की स्थिति ऐसी है कि वो बोलने की स्थिति में नहीं हो पा रहे क्योंकि उनकी बात सुनता कोई नहीं है। इसलिए आने वाले समय में, आज तो हम इस बात को समाप्त कर रहे हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस बात को सोचने पर विवश होगी कि ऐसे मंत्री को हमने सदन के अंदर सुनना भी है कि नहीं सुनना है। हो सकता है आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति आने वाले समय में बने कि जब ये मंत्री इस प्रकार से बकवास करते रहेंगे भारत के संविधान के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ और सदन में विपक्ष के नेता के खिलाफ, हमारे चुने हुए विधायकों के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, हम बाध्य नहीं होंगे उसकी बात सुनने के लिए। और इसलिए हम इतना ही कहना चाह रहे हैं कि जिम्मेवारी मुख्यमंत्री के ऊपर है। अब अपने मंत्री को अगर वो संयम में रख सकते हैं
उनकी भाषा पर नियंत्रण करवा सकते हैं तो करवाएं, अन्यथा उनके खिलाफ जिस तरह से हमको अपने आने वाले समय में जो बात कहनी होगी, जिस जगह कहनी होगी, हम कहेंगे। शिमला बहुमंजिला इमारत में लगी आग, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। शिमला से इस वक्त की ये बड़ी खबर, शिमला के बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। वहीं देर शाम ये भीषण अग्निकांड हुआ जिसमें धू धू कर मंजिलें जल गई। देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग ढह गई। आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। कृष्णानगर में लवकुश चौक के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और घटना में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये बड़ी और अहम जानकारी हिमाचल के शिमला से सामने, जहां पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आगजनी की ये पूरी घटना सामने आई, जिसमें देखते ही देखते पूरी इमारत जलकर खाक हो गई। शिमला के बहुमंजिला इमारत में आग लगी, ये बड़ी जानकारी। देर शाम ये भीषण अग्निकांड पेश आया जिसमें धू धू कर मंजिलें जल गई और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग ढह गई और आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। कृष्णानगर में लवकुश चौक के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और इस दौरान कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और घटना में किसी तरह की कोई जानी नुकसान का फिलहाल आकलन नहीं किया गया है। देर शाम भीषण अग्निकांड हुआ जिसमें धू धू कर मंजिलें जल गई। शिमला से पूरा हादसा पेश आया जिसमें देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग आगजनी के बाद ढह गई। कृष्णानगर में लवकुश चौक के पास ये पूरा हादसा पेश आया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और घटना में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। देर शाम भीषण अग्निकांड पेश आया जिसमें धू धू कर मंजिलें जल गई और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग भी ढह गई। आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, शिमला से पूरा हादसा पेश आया जहां पर आग लगने के चलते एक पूरी बिल्डिंग आगजनी में धू धू कर जल गई, क्या कुछ अपडेट सामने है? देखिए अमन, बीते कल का ये मामला है। बीती देर शाम यहाँ कृष्णानगर इलाका है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, वहाँ ये आगजनी की घटना हुई। बहुमंजिला इमारत थी और लकड़ी से बनी हुई पूरी इमारत थी। हालांकि गनीमत इस बात की है कि यहाँ कोई स्थायी रूप से रहता नहीं था। ये जो भवन है ये पूरी तरह से खाली था, लेकिन अचानक यहाँ पर आग लग गई जिसके बाद ये पूरी जो मंजिल है, ये पूरी जो बिल्डिंग है ये पूरी तरह से खाक हो गई है और लगभग 3 से 4 मंजिला ये जो मंजिल इमारत थी ये पूरी तरह से इसमें जल गई है। हालांकि किन कारणों से ये आग लगी इसकी अभी जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन जब बीते कल ये यहाँ आगजनी की घटना हुई, ये हादसा हुआ, तो इसकी जो लपटें हैं वो दूर से देखी जा सकती थी। बड़ी आग यहाँ पर जो है देखने को मिली थी। हालांकि इसके बाद चाहे अग्निशमन विभाग हो उनको तलब किया गया और इसके अलावा जो वहाँ पे स्थानीय लोग थे वो भी आग पर काबू पाने में जुटे और ऐसे में देर तक मुशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पा लिया गया। जी, साथ ही रॉबिन, इस दौरान किसी जानी नुकसान का आकलन किया गया और जैसा कि बताया जा रहा है कि बिल्डिंग जिस तरीके से गिरी उसके बाद से लाखों के नुकसान का आकलन किया गया, लेकिन कोई जानी नुकसान की फिलहाल तक खबर नहीं आई है। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ स्थायी रूप से कोई रहता नहीं था, मकान खाली था, ऐसे में कोई जानी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन जो संपत्ति है उसका नुकसान हुआ है, जिसका भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि आखिर कितने की संपत्ति जो है इस पूरी आगजनी में जो है को जो है नुकसान पहुंचा है। जी, वही रॉबिन, कारण क्या कुछ रहे, क्या कोई कारण, स्पष्ट कारण इस दौरान सामने आए कि जिसके चलते पूरा हादसा पेश आया है? देखिए मन, अभी किन कारणों से आग लगी इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है, क्योंकि बीते शाम ही यहाँ पर आग लगी थी, जिसके बाद सबसे पहले तो जो प्राथमिकता के आधार पर इस आग पर जो है काबू पा लिया गया, चाहे स्थानीय लोग हों, इसके अलावा जो अग्निशमन विभाग हो। अब इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है कि आखिर क्या ऐसी वजह रही जिसके कारण जो है इस पूरे मकान में आग लग गई। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि कोई इस मकान में रहता नहीं था, तो ऐसे में किन कारणों से आग लगी ये अभी इसके जो साक्ष्य हैं, जो इसकी जो तफ्तीश है वो की जा रही है। जी, कृष्णानगर में लवकुश चौक के पास की ये पूरी घटना है। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया और आपको बता दें इस
मकान में कोई रहता नहीं था स्थायी रूप से, जिसके चलते किसी जानी नुकसान का आकलन नहीं किया गया। शिमला के बहुमंजिला इमारत में आग लगी और लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा। देर शाम भीषण अग्निकांड हुआ जिसमें धू धूकर मंजिलें जल गई और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग ढह गई। आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हुई है। कृष्णा नगर में लवकुश चौक के पास ये घटना बताई जा रही। दिल्ली में बीजेपी सांसदों के साथ धक्का मुक्की का मामला पेश आने के बाद अब देश भर में राहुल गांधी का बीजेपी की ओर से विरोध किया जा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर मांग रखी है कि उनके ऊपर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए। तस्वीरें हमीरपुर, पांवटा साहिब, कुल्लू, किन्नौर और सोलन से, जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी अंबेडकर की तस्वीर थामे हुए नजर आए और साथ ही इस दौरान कई जगहों पर राहुल गांधी के पुतले का दहन किया गया और इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई और राहुल गांधी पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई। संसद धक्का मुक्की के मामले को सामने आने के बाद लगातार देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने रोष रैली निकाली और नारे लगाए और जल्द से जल्द राहुल गांधी की गिरफ्तारी की इस दौरान मांग की। शिमला में बीजेपी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रकरण को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। बीजेपी नेताओं ने इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। धरने की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रेम ठाकुर ने की। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील कड़सौली और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश डोगरा भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष और आप सभी पत्रकार मित्रों का, इलेक्ट्रॉनिक बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं, भगिनी का स्वागत करता हूं। आपने जो है इस पत्रकार जो है बाइट में आपने मुझे बुलाया। ये आपने यहाँ विरोध प्रदर्शन देखा। ये विरोध प्रदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में कर रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि मेरे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष भी है। युवा मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश भर में जो है संयुक्त रूप से कर रहा है। सिटियों में हम सब लोग अनुसूचित जाति मोर्चा और युवा मोर्चा और सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिस तरह से कांग्रेस बार बार जो है बाबा साहब का अपमान करती रहती है, उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन था। और जिस तरह से कांग्रेस की जो एक पुरानी नीति है अनुसूचित जाति और आदिवासी को लेकर के कि हमेशा दमन और शोषण का जो काम उन्होंने किया है, उसके विरोध में हम सब लोग यहाँ एकत्रित थे। शिमला स्थित संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में 3 मंजिल तोड़ने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की और बताया कि अब तक मस्जिद को तोड़ने का 50% काम कर दिया गया है। मस्जिद की जमीन के मालिकाना हक को लेकर वक्फ बोर्ड अदालत में रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाया। वक्फ बोर्ड के एडवोकेट BS ठाकुर ने बताया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में करेक्शन कार्रवाई की जा रही है, इसलिए नीचे की 2 मंजिल की सुनवाई के लिए मस्जिद कमेटी ने समय दिया जाए। इसके बाद संजौली मस्जिद केस की सुनवाई 15 मार्च तक टाल दी गई है। ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का मामला है संजौली मस्जिद का। तो इसमें लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट फाइल की थी जे कंसर्न ने, जिसका हमने आज रिप्लाई फाइल किया और साथ में हमने रिक्वेस्ट करी कोर्ट से कि इस केस को थोड़ा आगे एडजॉर्न किया जाए, क्योंकि हमने अभी रेवेन्यू एजेंसीज के पास अपनी करेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंट्रीज की एप्लीकेशन दी हुई है। तो बाय दैट टाइम वो डिसाइड हो जाएगी, फिर हम अपनी ओनरशिप का रिकॉर्ड भी कोर्ट में पेश कर पाएंगे। तो कोर्ट ने हमें टाइम दिया और साथ में प्रेसिडेंट मस्जिद संजौली कमेटी को भी कोर्ट ने टाइम दिया डिमोलिश करने का। 50% उन्होंने डिमोलिश कर दिया हुआ है, ऊपर की 3 मंजिलें, 50% बचता है, उसके लिए कोर्ट ने उन्हें 15 मार्च तक का टाइम दिया। BSNL ने स्काई प्रो के सहयोग से हिमाचल प्रदेश के ग्राहकों के लिए IF टीवी सेवा शुरू की है। ये लाइव टीवी सेवा का उद्देश्य BSNL के फाइबर नेटवर्क के साथ अत्याधुनिक डिजिटल मनोरंजन प्रदान करना है। BSNL ने ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाए हैं। BSNL की ओर से इस सेवा से ग्राहकों के टेलीविजन और OTT सामग्री से जुड़ने का लाभ मिलेगा, जिसके जरिए ग्राहकों को
400 से अधिक टीवी चैनल और ओटीटी चैनल बिना किसी शुल्क के अगले 3 सालों के लिए मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। देखिए, उद्देश्य तो यह है कि हमें कस्टमर्स को वैल्यू एडिशन देना है। जो हमारे बकेट ऑफ सर्विसेज में कनेक्टिविटी हम लोग शुरू से दे रहे थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से जो टेलीकॉम सेक्टर इवॉल्व हो रहा है उसमें डिजिटल कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में सिर्फ कनेक्टिविटी ही आवश्यक नहीं है, उसके बजाय इसके लोग इसको डिजिटल कंटेंट की तरह यूज़ करते हैं, टीवी में यूज़ करते हैं, ओटीटी चैनल्स के लिए यूज़ करते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी तरफ से मिसिंग थी। लाइव टीवी हम नहीं दे पा रहे थे, या हम दे रहे थे तो कुछ बिट्स एंड पीसेस में दे रहे थे। हमने इसको काफ़ी ग्रांड करने का प्लान किया था। ये सर्विस इसकी तैयारी कर पिछले 6 महीने से चल रही थी, और आज जब हमने इसको लॉन्च किया तो 400 प्लस चैनल हम कस्टमर्स को फ्री दे रहे हैं, और ये सर्विसेज अगले आने वाले 3 सालों तक फ्री रहेगी। उसमें कुछ चैनल जो हैं, जो फ्री टू एयर चैनल कहे जाते हैं, वो हमेशा फ्री रहेंगे। पांवटा साहिब में पहली बार दून पहाड़ी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश सहित उत्तराखंड के पहाड़ी लोग भाग लेंगे। आयोजन की रूपरेखा लगभग तैयार हो गई है। वहीं संगठन की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। दून पहाड़ी संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि रूपमाला मुख्य आकर्षण बिंदु होगा, जिसमें एक साथ 5000 के करीब महिलाएं पुरुष रास्ते लगाएंगे। इसके अलावा पहाड़ी प्रोग्राम किया जाएगा। इसका आयोजन में पहाड़ी कल्चर को ताजा किया जाएगा। पे अपने क्षेत्र में गांव-गांव में निकलती है, उसी तरीके की यात्रा हमारी पांवटा में निकलेगी। पांवटा में हम भारी तादाद का लोग यहाँ रह रहे हैं, वो हाटी कल्चर से भी हाटी लोग भी है, और वो पूरे शिमला के डिस्ट्रिक्ट के भी है, और उत्तराखंड के लोग भी है। ये जो दून पहाड़ी संगठन, इसको नाम इसलिए दिया गया है दून पहाड़ी संगठन, जो दून में पहाड़ी संस्कृति से संबंधित जो लोग यहाँ पर बसे हैं, वो लोग अपने कल्चर को जिंदा रखें, अपने कल्चर को कामयाब रखें, तो और आगे अपने भाईचारे को कायम रखें, अपनी एकता को बरकरार रखें। इसके लिए ये है। हाटी का जो प्रश्न आपने किया, हाटी हम जो जितने गिरिपार क्षेत्र के लोग हैं वो हाटी है। केंद्र सरकार ने हमारी मांग को स्वीकार किया है, और वो थोड़ा बहुत जो रुकावटें हैं, चलो कोर्ट का मैटर है, वो भी क्लियर हो जाएगा, और हाटियों को वो अधिकार मिल चुका है। आयोजन का जो मुख्य आकर्षण है वो गीतमाला है, जिसमें कि हमारे 4000 से 5000 लोग एक साथ नाटी डालेंगे। यही मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। आने वाले 22 तारीख दिन रविवार के दिन हमने यहाँ पर जो पहाड़ी समुदाय का एक महासम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। उस आयोजन में हम जो है तकरीबन सुबह 9 से 10 बजे के बीच में वाई पॉइंट पर एकत्रित होंगे, और वहाँ से हमारी यात्रा के रूम में जो यात्रा वो बाजार होते हुए गीता भवन से लेकर वो हमारा जो ग्राउंड स्थल जहाँ पर प्रोग्राम होना है वहाँ पर सभी लोग पहुँचेंगे। और हमारा वहाँ पर अगला जो प्रोग्राम होगा वो सारा प्रोग्राम हमारा कल्चर्स जो हमारा भी समाज से जुड़ा कल्चर है, हमारे नाटी है, हमारा जो कुछ मुजरा है या गीतमाला है, वो सारी परफॉर्मेंस सारी उसके बाद शुरू हो जाएगी। और सभी प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम हम उसके अंदर दिखाएंगे, वो सारा प्रोग्राम हमारे कल्चर से जुड़ा प्रोग्राम होगा। इसके अलावा ना कोई पंजाबी होगा, ना हिंदी होगा, और सारा जो हमारी संस्कृति, हम जो पूरे हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है, पहाड़ी समुदाय की जो संस्कृति है, उससे संबंधित सारा कार्यक्रम हमारा उसी के अंदर समेटा जाएगा। कैथल के इंडस पब्लिक स्कूल में वार्षिक महोत्सव मनाया गया, जिसमें बच्चों ने रंगारंग और मनमोहक प्रस्तुतियां दी और लोगों का दिल जीत लिया। तो वहीं मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने शिरकत की। कृष्ण मिड्ढा ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजकल बच्चे अच्छे अंक प्राप्त कर परीक्षा में पास तो होते हैं, लेकिन आज के युग में केवल शैक्षिक शिक्षा ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा भी जरूरी है, क्योंकि यह जीवन में संतुलन और सच्चे मार्गदर्शन का काम करती है। तो वहीं कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधन द्वारा शिक्षा के साथ साथ संस्कारों के महत्व को भी उजागर किया गया। हमारा समय था जिसमें हम लोग 40, 50, 60% तक हम अपने आप को मानते थे कि बहुत ज़्यादा नंबर ले लिए, लेकिन प्रेम प्यार
परिवारों में रहता था, लेकिन आज बच्चा पढ़ने के साथ साथ अगर उसको आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है तो और ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कैप्टन साहब से, कैप्टन अभिमन्यु जी से और सुभाष स्वराज जी से, अभी आज भाई साहब से भी जब जिक्र हुआ तो इन्होंने ये भी माँ भगवती के उपासक हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि ये भी ज़रूरी है। एक अधिक क्लास इसकी भी लगनी चाहिए, चाहे सप्ताह में एक लगे, जिससे बच्चों का आध्यात्मिक दृष्टि से भी पता रहे, ताकि ये भी कह सकता हूँ कि आध्यात्मिक दृष्टि से अगर बच्चे पढ़ेंगे तो माइंड है जो बड़ा सेट सा रहता है और उन्हें प्रभु के बारे में भी और मेडिटेशन ये सब का उन्हें ज्ञान रहता है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही कि जय गणेश। जनता टी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।